नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की, जो कि सीरीज है प्री कम मेंस यानी प्रीलिम्स के साथ जो मेंस के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की सीरीज चल रही है। उसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 हम पढ़ेंगे। इसमें हम जो अगले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आज ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो जो कि आवर्त सारणी के अंतर्गत तीसरा लेक्चर होने वाला है यहाँ पे। इसमें हम पढ़ चुके हैं पहले क्या, इसका इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतिहास के बाद हम जो आवर्त सारणी के बेसिक्स हैं उसमें हम इसके लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, और जो लेक्चर नंबर 3 है इसका, ठीक है, आवर्त सारणी का यानी पार्ट 3 में हम जो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम जो अंतिम जानकारियाँ हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के जो लास्ट वाले जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके बाद ये दो टॉपिक है इकाई 2 के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तत्व यौगिक और मिश्रण और पदार्थ धातुएं और ये आवर्त सारणी और आवर्तिता, ये टॉपिक यहाँ पे दो टॉपिक यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। बहुत ही सफलतापूर्वक हम यहाँ पे कवर हो जाएंगे ये जो दो टॉपिक है। इसके बाद हम जो 4 टॉपिक है वो इनको बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार ये जो इकाई 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं इकाई एक के सारे जो टॉपिक्स है बहुत ही विस्तार से पढ़ाए जा चुके हैं, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो यदि आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक है, इन जहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक में आपको सारे लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। तो उस लिंक में जाके आप इन लेक्चर को देख सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो आखिरी टॉपिक है वो इस प्रकार है, कोश, शैल, कक्षा या ऑर्बिट, ये हम पढ़ेंगे।
सब सेल, सब ऑर्बिट्स या सब एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ऑर्बिटल्स यानी कक्षक, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, ये सारे ब्लॉक के जो तत्व है वो हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में सभी जो गुणधर्म है इसके वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जो आखिरी में बच जाएंगे या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इस प्रकार से होने वाला है। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जो इसका जो बेस है इस पे पूरी आवाज़ टिकी हुई। कैसे ये हमने जो अरेंजमेंट देखे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तत्व जो है, ठीक है, तत्व यहाँ पे जो जमे हुए हैं किस प्रकार से जमे हुए हैं, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही धीरे धीरे मैं समझाऊंगा यहाँ पे। लेकिन ये जो ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि ये कन्फ्यूज़न वाला बहुत है। यहाँ पे आप शब्दों में बहुत कन्फ्यूज़ होंगे और शब्दों के साथ साथ इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पे जो इसकी परिभाषा है, यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आप इसको ध्यान से नहीं सुने तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से सुने। और ये जो टॉपिक अगले जो आने वाले, ठीक है, कोश, कक्षा, ऑर्बिट या फिर शैल जिसको बोलेंगे, ठीक है, ये चार ठो शब्द एक ही संबंधित है। और यहाँ पे एनर्जी लेवल, ये 5-6 शब्द एक ही संबंधित होते हैं। और इसके बाद जो आगे जो शब्द आएंगे वो भी बहुत ही कंफ्यूज वाले, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन यदि आपको नहीं लाना माइंड में, तो आपको ये करना होगा कि आप एकदम एकाग्र होकर सुने। आप यदि इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अपना हेडफोन यूज़ कर लीजिए। फ़ोन में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने हेडफोन आप चालू कर लीजिए। या फिर हेडफोन ना हो, यदि आप ओपन सोर्स में सुन रहे हैं या स्पीकर में सुन रहे हैं, तो आप अपना जो माइंड है उस वॉइस में, यानी जो मेरी वॉइस आ रही है और जो मैं स्क्रीन में जो बताने वाला हूँ उस पर रखें। तभी आप ये जो टॉपिक है अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया इस पर पूरी आवर्सानी के तत्व का जो वर्गीकरण है इसी पे टेका हुआ है, ठीक है। जो 2-3 टॉपिक जो अगले और आने वाले, इसको मिला के अगले 2-3 टॉपिक आने वाले हैं और, ठीक है। इस पे आप ध्यान से रखिए, ध्यान से इसे समझिए। जो टॉपिक है कोश, या इसे बोल देंगे शैल, कक्षा, या इसे बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या होता है, क्या होता है ये देखिए आप, ये परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे होता है नाभिक, ये वाला जो होता है नाभिक, ये इसको कहते हैं या फिर ये कहलाता है क्या, नाभिक, ये कहलाता है नाभिक, ठीक है। नाभिक या न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस इसे बोलेंगे, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे, हिंदी में से नाभिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कक्षाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस प्रकार से ये वर्गीकरण है, ये परमाणु का वर्गीकरण है, ठीक है। परमाणु की संरचना यहाँ पे दी गई है, इस प्रकार से होती है परमाणु की संरचना, ठीक है। ये 2D में है, 2D में है, ठीक है। यानी द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति, ठीक है। इस प्रकार से होती है ये परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों और जो प्रोटॉनों का जो अरेंजमेंट, जो यहाँ पे आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। ये इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कोश, जिसे कक्षा या ऑर्बिट या फिर ऊर्जा स्तर या फिर एनर्जी लेवल, इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये अच्छी तरह से परिभाषित एक वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं। कोश क्या होता है, ये अच्छी तरीके से परिभाषित एक वृत्ताकार मार्ग होता है। ये देखिए ये वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। ये वृत्ताकार मार्ग है, ये चारों ओर इस प्रकार से देखिए ये वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। ये इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर, केंद्र मतलब ये हो गया, ये नाभिक हो गया, ठीक है, केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं। ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर घूर्णन करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर घूर्णन करेंगे, इसके चारों ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर घूर्णन करते हैं किसके, नाभिक के या न्यूक्लियस के या फिर केंद्र के, ठीक है। इसको हम बोलेंगे। तो कोश क्या होता है, कोश जिससे कक्षा, ऊर्जा भी कहा जाता है, ऊर्जा या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये अच्छी तरीके से परिभाषित वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। कोश समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कोश के अंतर्गत जो चीजें हैं। कोश में होते हैं 4 प्रकार के, यहाँ पे हम मुख्यतः 4 प्रकार का पढ़ेंगे, के, एल, एम, एन, ठीक है। के शैल या के कोश, एल शैल या एल कोश, एम शैल या एम कोश बोलेंगे इसको, एन शैल या एल कोश इसे बोलेंगे, ठीक है। एन शैल या एन कोश, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो के, एल, एम और एन है, ठीक है। ये जो कोश है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं के शैल में,
जो सबसे नज़दीकी वाला, जो सबसे नज़दीकी को बोलेंगे के शेल, उससे थोड़ा सा दूर एल, उससे दूर एम, फिर उससे दूर हो जाएगा एन। तो ये इस प्रकार शेल का वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो के शेल है, के शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं और ये होते हैं स्टेबल, क्योंकि ये पास में होते हैं, ठीक है, पास में होते हैं, ये नाभिक के पास में होते हैं, इसलिए होंगे स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक सूत्र होता है इसको निकालने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा या ऑर्बिट या शेल में या कोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2n²। ये फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3, इस प्रकार से ये संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2n², यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे, 2n², ये हो गया, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे जो नाभिक के पास में पहला कोश है यानी के कोश, तो के कोश यानी हो गया 1, पहला यानी 1, यानी n का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, n का मान हो गया 1, तो n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये कितने आ गए, यहाँ पे के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। और ये क्या कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल, ठीक है, स्थिर होते हैं, मतलब ज़्यादा स्थिर, मतलब वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब रुके नहीं रहते हैं, तो मतलब उनका जो घूर्णन रहता है, उनका जो जो टाइम पीरियड रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि वो स्टेबल कहलाए, ठीक है। यहाँ पे है एल शेल, एल शेल, एल शेल का हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं 2n²। एन का हो गया कितना, एन यहाँ पे हो गया 2 जाएगा, क्योंकि के बाद के था 1, एल हो जाएगा 2, तो एल हो जाएगा कितना 2, तो 2 यहाँ पे रखे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा कितना 8, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। इस प्रकार एम में कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला रखेंगे तो ये फॉर्मूला हम फिर से रखें, 2n², एम हो जाएगा यहाँ पे 3, एम यानी यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम शेल है, एम 1 2 3, तो एम शेल कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 3 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो एम शेल है, एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18, ठीक है। और यहाँ पे है एन शेल, अगला है एन, एन शेल, ठीक है, एन शेल, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो एन बराबर हो जाएगा 4, 2n², ये फॉर्मूला है 2n की, एन का मान क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन शेल में हो जाएंगे 32, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो KLMN ये जो कोश है, ठीक है, यहाँ से इसकी नाभिक से दूरियां बढ़ते जा रही है, ठीक है। पहले के शेल थोड़ा पास में था, एल शेल थोड़ा दूर गया, फिर एम थोड़ा और दूर गया, फिर एन और दूर चल गया, यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नाभिक से इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, इससे एनर्जी लेवल इनका बढ़ते जाएगा, ठीक है। जो बाहर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और स्टेबिलिटी क्या होगी कम, ये ज़्यादा एनर्जी रहेगी इनमें, तो ये चक्कर लगाएंगे स्पीड से। इस प्रकार यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी यानी जो स्थिरता है इनकी वो क्या होगी, कम होगी, स्थिरता कम होगी यहाँ पे, कब, यहाँ पे शेल में आगे की ओर जाने पर, मतलब एल एम और एन की ओर जाने पर स्टेबिलिटी वो कम होगी और एनर्जी लेवल हाई होगा। लेकिन हम के शेल की बात करें तो यहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है, के शेल में थोड़ा स्टेबल होगा, फिर वहाँ से स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये कोश हमने देखा। अब देखेंगे हम आगे सब सेल, सब ऑर्बिट्स और सब एनर्जी लेवल, यानी ये क्या, यहाँ पे देखिए ये कोश, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल, ये हमने यहाँ पढ़ा अभी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। ये सब सेल, सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल इसी के अंदर का भाग है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो बॉक्स, ये कोई बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर का भाग है, ठीक है। तो अंदर का भाग मतलब ये सब सेल है, इसी के भाग है, अंदर के भाग है, हम ऐसा मान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर के भाग क्या हो जाएंगे, सब सेल, सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल, ठीक है। इसको बोलेंगे सब सेल यानी उपकोश, उपकोश हिंदी में बोलेंगे सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा, और सब एनर्जी लेवल यानी उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब सेल या सब एनर्जी लेवल क्या होता है, सब सेल इज अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। जो सब सेल होता है वो किसका भाग होता है, वो होता है
सेल का भाग, सेल यानी कोश का भाग होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो सेपरेट होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के द्वारा, ऑर्बिटल यानी कक्षक के द्वारा, जो किसके द्वारा अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षक के द्वारा, ठीक है। कक्षक की परिभाषा हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लिए, अभी आप इतनी परिभाषा पर ध्यान मत दीजिए, जो सेपरेट वगैरह ये जो दिए है ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो सब सेल है वो सब डिवीजन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन सेल का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेल यानी ऑर्बिट का। जो सब सब ऑर्बिट है वो किसका भाग होता है, हिंदी में समझिए, किसका भाग होता है, वो होता है सब ऑर्बिट होगा किसका भाग, सब ऑर्बिट का भाग होगा, और जो सब सेल होगा किसका भाग होगा, सेल का भाग होगा, ठीक है। या फिर जो सब एनर्जी लेवल किसका भाग होगा, एनर्जी लेवल, बहुत ही आसान है, ठीक है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको किस नाम से जाते हैं और जाना जाता है, और सब ऑर्बिट ऑल्सो नोन एज सब सेल और सब एनर्जी लेवल, ठीक है। ये इस प्रकार हमने देख चुके हैं, ये परिभाषा या फिर जो हेडिंग है उसी के अंतर्गत ये बनाई गई ये लाइन। यहाँ पे हम देखते हैं आगे, सब शेल्स आर डिनोटेड बाय, इनको किस तरीके से दर्शाया जाता है ये देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दर्शाते हैं सब सेल को एस, पी, डी और एफ। एस सब सेल, ठीक है, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, या फिर सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल भी इसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस उपकोष होता है, एस उपकोष, ठीक है, जो एस उपकोष है वो क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। इसको शार्प, इसको हम लेते हैं, पी से होता है प्रिंसिपल, डी से होता है डिफ्यूज और एफ से होता है फंडामेंटल। ये इसके इस प्रकार इसके पूरा नाम हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस वाला होगा, जो एस उप कक्षा होगी, ठीक है, उपकोष एस उपकोष होगा, एस उपकोष होगा वो स्फेरिकल होगा यानी गोली होगा। ये हम जब यहाँ पे देखेंगे ये गोली होगा, इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये होता है गोली होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। जो पी सबसेल है, पी सबसेल कैसा होगा, डंबल के आकार का होगा, डंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है, डंबल के आकार का होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 6, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसमें 6, ठीक है। यहाँ पे डी से डिफ्यूज, ये डबल डंबल आकार का होगा, एक डंबल ही है तो ये डबल डंबल आकार का होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10, 2, 6, 10 इस प्रकार होंगे। और यहाँ पे एफ है फंडामेंटल, ये कॉम्प्लेक्स संरचना होती है इसकी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14। इस प्रकार ये कितने होंगे, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार ये इनके इलेक्ट्रॉनिक संख्या इस प्रकार वर्गीकृत की जाती है। यहाँ पे देखिए के, एल, एम और एन और एस, पी, डी, एफ, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं होना। के, एल, एम, एन और एस, पी, डी, एफ, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो एस, पी और डी, एफ को हम स्मॉल से दर्शाएंगे, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और के, एल, एम, एन को हम कैपिटल से दर्शाएंगे यानी बड़े अक्षर से, छपाई के बड़े अक्षर जिसे बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम दर्शाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए जो शेल है, शेल का भाग होता है सब सेल, ठीक है। इस प्रकार ये देखिए, ये बड़ा डब्बा है, सेल है, इसके अंदर होगा सब सेल, और इसके अंदर और आएंगे अभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, इसके अंदर आएंगे ऑर्बिटल, ठीक है। ये बड़ा भाग है सेल, उसके अंदर सब सेल, और ये आएगा ऑर्बिटल। इस प्रकार ये वर्गीकृत होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताने का यहाँ पे क्या प्रयास कर रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स में जब हम जाएंगे तो उसके अनुसार वहाँ पे जो आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं इस ऑर्बिटल में आएंगे, तभी हम उस वर्ग में हम रखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेल होते हैं के, एल, एम और एन, इस प्रकार से होते हैं, और आगे होते हैं ये, और यहाँ पे सब सेल होते हैं क्या, एस, पी और डी और एफ, ठीक है, सब सेल एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पे देखेंगे एस, पी, डी, एफ जो सब सेल होते हैं उसको हम शेल्स में या फिर सेल्स में किस प्रकार देखेंगे, सेल्स में वो किस प्रकार दिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं। इसका के में होगा 1s, ठीक है, के में होगा 1s यानी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8, एम में होंगे 18, एन में होंगे 32। इस प्रकार ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख चुके हैं 2n² वाले फॉर्मूले से, 2n² के फॉर्मूले से हमने देखे। तो के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 18 और एन में होंगे 32, इस प्रकार होंगे।
तो हम इसको SPDF में कैसे हम वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भरेंगे या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भरे जाते हैं। तो देखिए S में होते हैं कितने 2, P में होते हैं कितने 6, D में होते हैं कितने 10, F में होते हैं कितने 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ा ये इस वाली स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम आगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, हमको पता है K में कितने होते हैं 2, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18, N में होते हैं 32। तो हम यहाँ पे S, P, D और F को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि जो K, L, M, N है वो उसमें सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। S में कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 2। तो हमने K में देखा कितने होंगे 2, तो 1S वाले कक्षक में जाएंगे, ठीक है। 1S वाले कक्षक में जाएंगे, ठीक है। कक्षक या फिर इसमें जाएंगे सब सेल में, सब सेल, सब कोश या उपकोष इसको बोलेंगे, उपकोष इसको बोलेंगे, ठीक है। उपकोष में जाएंगे, ठीक है। 1S उपकोष में जाएंगे। फिर इसके बाद जाएंगे किसमें, यहाँ पे देखते हैं L में आएंगे कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी S में हो गए 2, P में हो गए 6, D में हो गए 10 और F में हो गए कितने, F में हो गए यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने L में देखा 8 होंगे, तो 8 कैसे कैसे होंगे, S में रख दिए 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और P में हो जाएंगे कितने यहाँ पे 6, P में हो जाएंगे कितने यहाँ पे 6, और 2 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8। इस प्रकार ये किस में सेटिस्फाई हो जाएगा ये, या फिर इसमें किसको हम L वाले इसमें किस प्रकार लिख सकते हैं। L वाले शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार सब सेल में जाएंगे, 2S और 2P में जाएंगे, 2S और 2P में जाएंगे, ठीक है। अब M है, M सेल है यहाँ पे, तो M सेल में कैसे जाएंगे, यहाँ पे M सेल में जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो 18 को हम कैसे वहाँ पर सेट करेंगे, देखो 18 को कैसे सेट करेंगे, SPDF में आइए फिर से। तो SPD देखो S में आएंगे कितने यहाँ पे 2, P में कितने आते हैं मैक्सिमम 6 2 8 होगा, और D में कितने आएंगे 10। तो S, P और D ये तीन उपकोषों को हम लेंगे। तो S, P, D को ले लिए, और यहाँ पे K, L, M में जो हमने 2n स्क्वायर में हम देखते थे, यहाँ पे 2m स्क्वायर में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है M में हो जाएंगे 18, और यहाँ पे n कितना था, n हम लेते थे 3। M के लिए कितना लेते थे, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। तो m के लिए हम n का मान कितना लेते थे, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है ना, ये 3 ये इसी का नंबर है, जो n है ना वो यहीं पे 3 है। और यहाँ पे 2 कैसे आ रहा था, ये n का मान था, n का मान कितना था 2। तो यहाँ पे इस प्रकार हम 2 लिख रहे थे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समझना। इसी के आधार पे आवर्त सारणी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी की जो प्रत्येक तत्व है इस प्रकार से इसी के जो फंडामेंटल्स है, ये जो फंडामेंटल्स है उसी पे बेस है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो फिर उसके जो आवर्त सारणी आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो अरेंजमेंट था M वाले कक्षा के उपकोषों में, उप सब सेल में, ये इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे N में, देखते हैं 32 वाले में। क्या आप बता सकते हैं कि 32 वाले में किस प्रकार से यहाँ पे जो 32 वाले यानी जो N सेल है, जिसमें N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, क्या आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा N यानी हो जाएगा 4, N ये है K, L, M, N। तो 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रखो, ये हो जाएगा कितना, n बराबर हो जाएगा 4। स्मॉल n की बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल N है, स्मॉल n ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कौन सी संख्या में हो, 4 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, K, L, M, N। तो ये कैपिटल N इस प्रकार है, तो इसमें n का मान कितना है, स्मॉल n का मान होगा 4, संख्या है 4। तो यहाँ पे देखेंगे 2n स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 4 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32, ठीक है। तो 32 यहाँ पे हो गए। 32 को हम कैसे अरेंज करेंगे, हम जो सब सेल है, ये सब सेल में किस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, देखो S, यहाँ पे n का मान कितना है 4, तो 4 रख दिए, 4S, 4SP, 4D और 4F। इस प्रकार से हमने इसको रख के देख लिए किस प्रकार से यहाँ पे जाएंगे। तो देखो S में कितने आएंगे मैक्सिमम 2, P में आएंगे 6, D में आएंगे कितने 10, कितने हो गए, ये हो गया 18, 6 2 8 10 18, और F में कितने आएंगे 14। तो इस प्रकार ये
इस प्रकार इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एन वाले कोश में, एन वाले सेल में, वो सब सेल में इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, 4s2 4p6 4d10 और 4f14 इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होगा इसका। ठीक है, तो अभी अब तक हम क्या समझ चुके हैं? हम समझ चुके हैं कोश, उपकोश, उपकोश के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हो गया कोश और ये इसके अंदर का है उपकोश। ठीक है, अब ये है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स या फिर बोलेंगे इसको कक्षक। ये हो जाएगा क्या? कक्षक। ये इस प्रकार से इसका जो वर्गीकरण है हम बाहर से लेके अंदर समझते जा रहे हैं। ठीक है, बाहर पहले हम कोश समझे, फिर उपकोश समझे, उपकोश के अंदर हम समझेंगे ऑर्बिटल या कक्षक। ठीक है, ये समझेंगे हम। देखते हैं इसकी परिभाषा कक्षक की। किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र यानी 3D वाला एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर हम देख लेते हैं। ये नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र त्रिविमीय क्षेत्र यानी 3D वाला क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, कक्षक कहलाते हैं। यहाँ पर 95% तक संभावना होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। कहाँ पे? कक्षक में या फिर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, कक्षक के प्रकार हम देखते हैं। कक्षक के प्रकार एस कक्षक में, पी कक्षक में, डी कक्षक में और एफ कक्षक में किस प्रकार इसका अरेंजमेंट यानी 3D में अरेंजमेंट होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एस कक्षक हम देखेंगे। एस कक्षक ये होगा, एस कक्षक होता है गोलीय होगा। पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल में ये हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ा था, ये 1 2 और ये 3 संरचना हमने लिए थे। ये क्या हो गया था? उपकोश। ठीक है, उपकोश के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो हम पढ़ रहे हैं कक्षक के बारे में। ठीक है, उपकोश के अंदर जो एस क्या है? उपकोश, एस उपकोश। ठीक है, पी उपकोश, फिर डी उपकोश, फिर एफ उपकोश। इस प्रकार से ये चीजें हैं, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो हम देखेंगे। इसके अंदर किस में जाएंगे? कक्षकों में जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उपकोश के अंदर किस में जाएंगे? कक्षक में। यहाँ पे देखते हैं एस ऑर्बिटल्स, एस कक्षक में ये गोलीय होता है। ठीक है, इसमें एस वाले उपकोश में एक ही कक्षक होता है। ठीक है, एस उपकोश में कितने कक्षक होता है? एक कक्षक होगा ये, और ये होगा कौन सा? एस कक्षक। इसके बाद देखते हैं पी ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे देखेंगे पी उपकोश में यहाँ पे 3 कक्षक होंगे। पी उपकोश में कितने होंगे? 3 कक्षक। ठीक है, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 हो गए कक्षक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल ये हो गए। तो यहाँ पे पी उपकोश में कितने कक्षक होंगे? यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार डी उपकोश में होंगे 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स डी वाई स्क्वायर। ये त्रिविमीय जो आकृति बनती है ना, उसके यहाँ पे ये निर्देशांक दिए गए। ठीक है, इस प्रकार ये सेट होते हैं। तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि पी में कितने उपकोश है? यहाँ पे 3 उपकोश है। और यहाँ पे डी में कितने? 5 उपकोश करो, सॉरी 3 कक्षक है। पी उपकोश में 3 कक्षक है, 5, और ये डी उपकोश में 5 कक्षक है, और एफ उपकोश में है 7 कक्षक। ठीक है, इस प्रकार ये अरेंजमेंट आप सिर्फ समझ जाइए। आपको इसके अंदर की बातें यदि ना पता हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको इतने अंदर का नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको कहाँ तक पूछ सकता है? आपको देखो, आपको समझने के लिए कहाँ तक जाना है कि किस में जा रहा है। ठीक है, एस कक्षक में जा रहा है कि डी कक्षक में जाएगा कि पी कक्षक में जाएगा या एफ कक्षक में जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए तो आपको आवर्त सारणी में जो बेसिक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अभी तक की जो पंचायत अभी हुई उसके जो कंक्लूजन है वो हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षक के आधार पर तत्वों के प्रकार, संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षक के आधार पर तत्वों के प्रकार जो एस, पी और डी और एफ जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी में जो कक्षक हमने पढ़े, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, इसमें हम ये देखेंगे कि जो आखिरी यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो जिस
जिस कक्षक में जाएंगे, ठीक है, एस कक्षक में गए, पी कक्षक में गए, डी कक्षक में गए या फिर एफ कक्षक में गए, तो वहां पे जिस कक्षक में जाएंगे उसे उस ब्लॉक में रखेंगे, उस ब्लॉक का तत्व बोलेंगे, ठीक है। जैसे एस कक्षक में वो गया, कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में गया तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व। पी कक्षक में गया तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। डी कक्षक में गया तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। एफ कक्षक में गया तो उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, ये आवर्त सारणी है। यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉकों में ये आवर्त सारणी बटी हुई है। तो एस ब्लॉक में कौन से तत्व आएंगे? एस ब्लॉक में तत्व आएंगे जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एस कक्षक में, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा था देर से, जो पंचायत हुई अभी तक, उसको उसका जो कंक्लूजन वो यहाँ पे है, ठीक है। जो एस कक्षक है, एस कक्षक में जाएंगे जो पी एस ब्लॉक के तत्व जो कहलाएंगे, वो एस ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाएंगे? जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएंगे, अंत में जाएंगे, ठीक है। अंत में किस में जाएंगे? एस कक्षक में जाएंगे, वो कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व। इस प्रकार पी ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाएंगे? जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे? पी ऑर्बिटल में जाएंगे, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी कक्षक में जाएंगे तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार डी कक्षक में जाएंगे उसको बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार एफ ब्लॉक में जाएंगे जो तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो यदि एफ ब्लॉक में जाएंगे यानी एफ कक्षक में जाएंगे तो उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। इस प्रकार जो ब्लॉकों के नाम है इस तर्ज पर रखे गए हैं। किस तर्ज पे रखे गए हैं? कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएंगे उसके तर्ज पे हमने यहाँ पर रख दिए हैं ब्लॉक के नाम। एस ब्लॉक ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। ये इस प्रकार ये अरेंजमेंट हुआ है। तो हम एक एक ब्लॉक के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें तत्वों के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तत्वों का अरेंजमेंट यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है, यहाँ पे देखते हैं हम। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणों को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अभी हम जब परमाणु वाले जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, परमाणु संबंधी जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का जो विभाजन है या फिर इलेक्ट्रॉनों का जो वहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो समझ जाइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उसको समझ जाइए, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणों को दर्शाता है। ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं उनका वितरण एक समान है उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही समान है उनको एक ब्लॉक में रखा गया है। जैसे एस कक्षक में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सारे जो तत्व एस कक्षक में आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो एक समान होगा, तो इनको रख देंगे एक ही ब्लॉक में, इसी प्रकार डी में भी हुआ, इस प्रकार पी में भी हुआ, इस प्रकार एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक में इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है, ठीक है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाते हैं, इस आधार पर सभी तत्वों को 4 ब्लॉक्स एसपीडीएफ में विभाजित किया गया, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। इसका संक्षिप्त विवरण हम ये देख चुके हैं। इस प्रकार ये विभाजित किए गए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, ठीक है। आगे देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, एक एक के बारे में, मतलब एक एक ब्लॉक के बारे में जो तत्व, एक एक ब्लॉक का जो तत्व है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही विस्तार से। एक एक तत्वों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ेंगे, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर डी, फिर एफ, इस प्रकार से जो अगली स्लाइड आती है उसमें हम हर एक ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व यहाँ देखते हैं तो एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया है अभी, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो डिस्कस हो रहा था कि जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आएंगे वो तत्व किस में आएंगे? वो आएंगे एस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1, ये वर्ग 1 है और ये वर्ग 2 है, ठीक है। वर्ग आवर्त सारणी हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, ये आवर्त सारणी है, इसमें आएंगे वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग और आवर्त में आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो खड़े वाले हैं वर्ग है और ऐसे आड़े में जो है वो है आवर्त, ठीक है। जो क्षैतिज पंक्ति है वो आवर्त है। एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु या फिर क्या है? मेटल, इंग्लिश में बोलेंगे मेटल। एस ब्लॉक के सारे जो तत्व है वो है धातुएं। ये चमकीले, श्वेत, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं।
ये सरलता से अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, वर्ग 1 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय धातुएं यानी एल्कली मेटल्स कहा जाता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है, जल के साथ क्रिया करेगी तो H2 गैस मुक्त करके क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करेगी। और वर्ग 2 यानी इस वाले वर्ग की बात कर रहे हैं, ये वर्ग 1 की बात की हमने, वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इन तत्वों के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं और भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भूपर्पटी में पाए जाते हैं, जो दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं। ठीक है, अगला है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाएंगे यहाँ पे, पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर 18 तक, आवर्त सारणी में वर्ग 13 है और यहाँ से लेकर 18 तक के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस ब्लॉक में किसको सम्मिलित किया गया है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को। पी ब्लॉक के वर्ग जो है उसके बारे में हम देखते हैं। एक एक ब्लॉक को अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो देखेंगे। वर्ग 13 को हम बोलेंगे बोरॉन समूह। बोरॉन यानी जो पहला जो तत्व है उसको हम मुखिया समझ रहे हैं यहाँ पे, और मुखिया समझने के बाद इस वर्ग को हम उसका नाम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग 13 है उसको बोलेंगे बोरॉन समूह। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम आदि इसमें आते हैं। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस प्रकार से जो तत्व है पी ब्लॉक के वर्ग 13 के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 14 के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, वर्ग 14 के अंतर्गत जो समूह है वो कहलाएगा कार्बन समूह, और इसके अंतर्गत जो तत्व आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ पे है टेन इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और पीबी यानी लेड, इस प्रकार से ये वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पे जो वर्ग 14 के तत्व है, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बन समूह वाले तत्व। और वर्ग 15 के तत्व जो रहेंगे उसको बोलेंगे नाइट्रोजन समूह वाले तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, और यहाँ पे है बिस्मिथ। इस प्रकार से ये वर्ग 15 के जो तत्व है उस प्रकार से। ठीक है, वर्ग 15 के तत्व यहाँ पे हो ये नाइट्रोजन समूह बोलेंगे, और इतने जो तत्व है यहाँ पे वो हमने देख चुके हैं। यहाँ पे वर्ग 16 में देखेंगे, वर्ग 16 में चाल्कोजेन समूह बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, चाल्कोजेन समूह या ऑक्सीजन समूह भी बोल सकते हैं इसको। चाल्कोजेन समूह या ऑक्सीजन समूह बोलेंगे। इसमें कौन से तत्व है यहाँ पे, ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, सेलेनियम, यहाँ पे हो जाएगा टेलीरियम, और यहाँ पे हो जाएगा पोलेनियम। इस प्रकार यहाँ पे ये तत्व है इसका वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया वर्ग 16 में। ठीक है, वर्ग 16 में। ठीक, 17 है हैलोजन समूह बोलेंगे। 17 वाले को इसको बोलते हैं हैलोजन समूह। हैलोजन समूह बोलेंगे इसको। इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस प्रकार से जो तत्व है वो यहाँ पे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, आई से आयोडीन, एटी से एस्टेटेन। ठीक है, एस्टेटेन इसको बोलेंगे, एटी को। इस प्रकार से जो तत्व है यहाँ पे वर्गीकृत है। वर्ग 18 को बोलेंगे आदर्श गैस या फिर अक्रिय गैस या नोबल गैस इसको बोलेंगे। नोबल गैस यहाँ पे होती है तो नोबल गैसों का वर्ग इसको बोलेंगे। ठीक है, नोबल गैसों का वर्ग या फिर अक्रिय गैसों का वर्ग या फिर बोलेंगे आदर्श गैसों का वर्ग इसको बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से तत्व यहाँ पे आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये हो गया रेडॉन। इस प्रकार से ये तत्व यहाँ पे वर्गीकृत होते हैं किसमें, पी ब्लॉक के तत्वों में। ठीक है, पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे धातुओं, ये धातु है, इतनी ये धातु है। ठीक है, और यहाँ पे उपधातु भी है, उपधातु ये वाली उपधातु है, और यहाँ पे अधातु, ये इतना जो एरिया है वो है अधातुओं का। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं, कौन कौन सी, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी। सभी प्रकार के तत्व इसमें सम्मिलित है पी ब्लॉक में। इस वर्ग की जो धातुएं हैं अधातुओं के साथ
अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। इस तत्व में जो धातु है, ठीक है, ये धातु है, इतने ये धातु वाला जो पोर्शन है, ये धातुएं क्या करती है, अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम गैलियम। जीए धातु जो गैलियम धातु रहती है, ये जीए से इसको दर्शाते हैं। जो गैलियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, और जो टेन है SN एक लोचशील यानी जो लचीली होती है, लचीलापन जिसमें रहता है, लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है, जो अनेक मिश्र धातुओं यानी अलॉयस मेटल का आवश्यक घटक है। ठीक है, अलॉय मेटल का आवश्यक घटक होता है टेन। अगला है पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अधातु है, जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है, तथा ये सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं निकल पाते हैं। इस वर्ग में सम्मिलित ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो ब्रोमीन रहता है, जो अधातु है, जो ब्रोमीन है, जो अधातु होता है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम देखेंगे, डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी कक्षक में भरे जाएंगे। इसके अंतर्गत वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। और डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। जो डी ब्लॉक है आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ये है एस और पी के मध्य ब्लॉक, एस और ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये है डी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के मध्य ये स्थित है। जो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ठीक है, इसलिए इसमें सम्मिलित तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे कहेंगे इसको। जो डी ब्लॉक के तत्व रहेंगे उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। परंतु पारा या Hg इसको बोलेंगे जस्ता, जिंक, तांबा, कॉपर तथा स्कैंडियम Sc संक्रमण तत्व नहीं है। इतने जो तत्व है यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तत्व वो अधिकतर धातु हैं, और ये किससे, एस ब्लॉक की तुलना में थोड़ी अधिक क्रियाशील और पी ब्लॉक की तुलना में थोड़ी कम क्रियाशील होती है। ठीक है, ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति यानी हाई टेंसाइल या टेंसिल स्ट्रेंथ इसको बोलेंगे, अगाध वर्धनीयता और लोचशीलता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, और ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक आदि गुण ये प्रदर्शित करते हैं। कौन से, ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस ब्लॉक में सम्मिलित पारा, मरकरी या Hg इसको बोलेंगे, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो थर्मोमीटर में हम जो यूज करते हैं, ठीक है, जो पारा चढ़ता है, पारा जो इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो तापमान चढ़ता है ना, जो पारा के रूप में चढ़ता है। ठीक है, पारा जो क्या है, पारा इस ब्लॉक में सम्मिलित एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं, तथा ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उत्प्रेरक समझते हैं, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, वे जो पदार्थ होते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें देखेंगे, यहाँ पे होते हैं A + B इस प्रकार से मान लीजिए, और यहाँ पे हो गया उत्प्रेरक, और यहाँ पे उत्पाद बन रहा C और D। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, ये अवयव है जिससे मिलकर उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है इनकी स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व है वो अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं या कैटालिस्ट के रूप में काम आते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं उत्प्रेरक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे उत्प्रेरक में होता है क्या,
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अगला देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित दो क्षैतिज पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में पाए जाते हैं। जो 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 नीचे जो उपस्थित है, ठीक है, जो ये क्षैतिज लाइन है, इसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों की श्रेणी है, दो श्रेणी होती है यहाँ पे, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, ये दो होती है। ठीक है, तो इसका नामकरण हम डी ब्लॉक के गुण, डी ब्लॉक के तत्व लेंथेनियम के गुणों के समानता के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले इसमें देखिए, तो यहाँ पे ये लेंथेनॉइड के बाद यहाँ पे 57 का दिया 58। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से, ये 57 का दिए क्या हो गया? 58 ही हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद ये इसकी नंबरिंग हुई, तो यहाँ पे लेंथेनेम के आधार पे हम लेंथेनॉइड्स इसको बोलेंगे। ठीक है, लेंथेनेम के आधार पे ये जो आवर्त है इसको बोलेंगे लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और यहाँ पे डी में हम देखेंगे एक्टिनॉइड्स किसे कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व एक्टिनियम यानी एसी से गुणों की समानता के कारण इसको बोलेंगे हम एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ये एसी एक्टिनॉइड्स। यहाँ से हम आगे करेंगे, 89 के बाद यहाँ पे 90 हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार ये आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये इससे संबंधित है। ठीक है, इसके गुण किससे संबंधित है? डी ब्लॉक के तत्व एक्टिनियम से, एसी से संबंधित, इसको इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स हो गया ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या होगा? एक्टिनॉइड्स। सम्मिलित तत्व इसमें कितने तत्व सम्मिलित है? 15। परमाणु क्रमांक इसमें 89 से लेके 103 वाले तत्व सम्मिलित है। और इसमें कितने तत्व सम्मिलित है लेंथेनॉइड्स में? 15। यहाँ पे परमाणु क्रमांक 57 से लेके 71 तक। ठीक है, 57 से लेके 71 तक यहाँ पे सम्मिलित है। ये 57 से लेके यहाँ पे कौन से? 71 तक। इस प्रकार ये जो एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पे सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। जो ए ब्लॉक के तत्व जो हैं, ये तत्व वास्तविक रूप में एस ब्लॉक व डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 एवं 7 तथा वर्ग 3 में उपस्थित है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे उपस्थित है? ये वर्ग 3 और वर्ग 3 में उपस्थित है, और यहाँ पे 6 आवर्त और 7 आवर्त, 6 और 7 आवर्त के मध्य उपस्थित है। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वहाँ पे भी ये है ना, ठीक है, वहाँ पे भी स्थित है, वर्ग आवर्त 6, 7 में और वर्ग 3 में उपस्थित है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। एफ ब्लॉक के सभी जो तत्व है ये क्या है? धातुएं हैं। और लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व अधिक जटिल होते हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा जो एक्टिनॉइड श्रेणी के जो तत्व रहेंगे वो ज़्यादा जटिल रहेंगे। और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन से वाले? एक्टिनॉइड वाले, जो लास्ट वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। और इस श्रेणी में यूरेनियम U92 के बाद के सभी तत्व वैज्ञानिक द्वारा, इसके बाद के जो तत्व ये जो तत्व है ना, ये वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। इसलिए इन तत्वों को पारा यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, पारा यूरेनियम तत्व इससे बोलेंगे। ठीक है, जो एक्टिनॉइड वाले जो तत्व है, ठीक है, एक्टिनॉइड श्रेणी के जो है। अब जो तत्वों संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कई बार पूछे जा सकते हैं, कई बार आपको पता भी होना चाहिए। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में प्राप्त किए गए तत्व कितने हैं? 94। और कृत्रिम विधि से यानी संश्लेषित किए गए तत्व कितने हैं? 24। यानी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व दिए गए हैं उसका यहाँ पे वर्गीकरण दिया है। टोटल कितने हैं? 118। प्राकृतिक में पाया गया 94, और जो कृत्रिम रूप से बनाए गए वो है 24 तत्व। ठीक है, अब इसमें धातु तत्वों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 20। और यहाँ पे उपधातु तत्वों की संख्या है 7। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोई यदि किसी तत्व की बात करें तो वो ऑक्सीजन, और धातु तत्व की बात करें, धातु तत्व है एल्यूमिनियम, ठीक है। और सबसे हल्का तत्व की बात करें, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। और सबसे हल्का धातु तत्व की बात करें तो यह है लिथियम धातु तत्व। और यहाँ पे बात करें द्रव धातु तत्व कौन सा है, पारा। द्रव धातु तत्व है पारा। और द्रव अधातु तत्व है कौन सा, यहाँ पे ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व है यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व यह है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व की बात करें तो यह है चांदी। और विद्युत का सुचालक अधातु तत्व की बात करें तो यह ग्रेफाइट। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना यार, यदि आपसे पूछ लिया है कि विद्युत का सबसे अधिक सबसे ज्यादा सुचालक या विद्युत का सुचालक अधातु तत्व कौन सा है इसमें सबसे ज्यादा, तो ये है ग्रेफाइट। यहाँ पे चांदी आप मार्क नहीं करेंगे। चांदी का मार्क आपको कब करना है, जब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व की बात करें तो ये, ठीक है। या ओवरऑल भी बात करें तो यहाँ पे चांदी आएगा, या फिर धातु तत्व की बात करें तो ये हो जाएगा चांदी, ठीक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, ये है सोना, जिसको पीट पीट कर और पतला किया जा सकता है, वो है सोना, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व यहाँ पे फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व यहाँ पे सीजियम। सबसे सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व यहाँ पे, आयनन विभव की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, ये है हीलियम। कौन सा तत्व है, हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। और ये सब यहाँ पे हम सारांश पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। जो सारांश है आवर्त सारणी का वो इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको परिभाषा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह है ऑक्सीजन, ठीक है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम। और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है कैल्शियम। तो इस प्रकार ये आवर्त सारणी का जो टॉपिक है, ठीक है, आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी का टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इस प्रकार ये हमने खत्म कर लिया। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप जरूर करें।
आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।